क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। यानी पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है। ठीक है। इसके बाद खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, खंड बा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ करें। ठीक है, सीरियल वाइज लाइन बाय लाइन करें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर के। तो प्रश्न नंबर 1 है, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र युग के लेखक हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मेरा जीवन प्रवाह, चिंतामणि, मेरी असफलताएं, ध्रुव स्वामिनी। चिंतामणि निबंध किसका है मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद का। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है और बाबू गुलाब राय की द्वारा रचित आत्मकथा है मेरी असफलताएं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। किसने लिखा है? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, यशपाल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूर सागर रचना है गोस्वामी तुलसीदास की, सूरदास की, मलिक मोहम्मद जायसी की, सदल मिश्र की। तो सूर सागर सूरदास की रचना है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो भवानी विलास, भाव विलास, रस विलास, ये सब तीनों रचनाएं कवि देव की हैं। कवि प्रिया नहीं है। कवि प्रिया केशवदास की रचना है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गबन गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, कवितावली रचना है गोस्वामी तुलसीदास की, महाकवि सूरदास की, कबीरदास की, बिहारी लाल की। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यहाँ तक पूछा जाता है आपसे 10 रचनाएं। ठीक है, एक नंबर की। इसके बाद 11 से 20 नंबर व्याकरण पूछा जाता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास, रति, शोक, उत्साह। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, आपके सिलेबस में 2 रस है, हास्य रस और करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष है? तो यहाँ पर देखिए मानो शब्द दिख गया। जहाँ पर जन जानो, मन मानो, जनहो मनहो शब्द दिख जाए वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, जो सुमिरत सिद्ध होय गण नायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, सोरठा है, दोहा है, रोला है, कुंडलिया है। तो इसमें सोरठा छंद है। सोरठा
अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11, ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। आप मात्रा लगा के देखोगे तो यही सोरठा छंद होगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण में हुआ है, शासन में अनुपसर्ग हुआ है, वाद में अनुपसर्ग हुआ है, अपमान में नहीं हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है माता पिता समस्त पद में प्रयुक्त समास है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, अव्ययीभाव समास है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माता पिता है आपका द्वंद्व समास, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीरद, अम्बुद, जलद। तो ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, जलज नहीं है। जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का है। फिर है युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन का रूप है, युवाम है, त्वया है, त्वत है, तुभ्यम है। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन का रूप है त्वया, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो आंधी आई और हम भागने लगे, जब दो वाक्य परंतु से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों, और से जुड़े हों, किंतु से जुड़े हों, तो वहां पर होता है संयुक्त वाक्य। और पूछ ले रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वाच्य के प्रकार होते हैं 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त तो अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। तो अचानक क्या है? क्रिया विशेषण, ठीक है। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर है खंड बा, जो कि 50 अंक का होता है, इस आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, और ये गद्यांश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो ये आप चैप्टर पढ़े होंगे, मित्रता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सेम पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो हेडिंग डालना है आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि रखते हों, ऐसा आवश्यक नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार की रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उसकी तरफ उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से सीख लें, ठीक है। अथवा करके दिया है क्योंकि 2 पूछता है, आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा करना है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उनके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कई बार ईर्ष्या शब्द आया होगा, तो समझ जाना है आपको, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के
ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो व्याख्या देखेंगे, ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों की अच्छाइयों तथा उपलब्धियों को देखकर जलते रहते हैं और अपने पास उपलब्ध वस्तुओं का आनंद नहीं ले पाते हैं और दुखी जीवन बिताते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है? तो इसका भी उत्तर देख लीजिए। लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा है क्योंकि वरदान से लेखक का तात्पर्य अभिशाप से है, जिसका सही अर्थ है ईर्ष्यालु मनुष्य ईर्ष्या से जलते रहता है और अपने संसाधनों का सुख भी नहीं भोग पाता। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी वैसे है, निर्गुण कौन देश को वासी? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? मधुकर कई समझाए सौदे बुझत साच नासी। यह मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हे उद्धव, मैं तुमको अपनी सौगंध दे करके और समझा करके पूछ रही हूँ, साच नहासी, सच सच बताना, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासियाँ कौन कौन सी हैं? कैसा उसका रंग है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसका पहनावा कैसा है, उसकी रुचि किस रस में है? हे उद्धव, सही सही बात बताने में यदि जरा सा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरे, सूर सबे मत नासी। गोपियों की इन बातों को सुनकर के उद्धव बावले से हो जाते हैं, ठगे ठगे से रह जाते हैं। तो ये पहला चैप्टर है, पद नामक चैप्टर से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सूरदास जी हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दी। इसके बाद है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? तो मधुकर शब्द का अर्थ है भौरा, लेकिन अगर पूछे मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है तो उद्धव के लिए ध्यान रखना है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, भरे भुवन कोठ घोर कठोर रव रवि बज ताज मारक चले। यानी धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि पूरे संसार में फैल गई, सूर्य के घोड़े अपने रास्ते बदलकर चलने लगे, चिक्का रहे दिग्गज, हाथी चिघाड़ने लगे, डोलमय पृथ्वी डोलने लगी, अहि कोल कुरुम कलमले, शेषनाग कच्छप और बारह सभी कलमनाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारे। देवता और राक्षस मुनिगण अपने कानों पर हाथ रख लिए और बेचैन होकर के विचार करने लगे। कोदंड खंडेव राम तुलसी जयत वचन उच्चारे। जब श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा तो सभी उनके जय जयकार करने लगे। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के धनुषभंग पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है एवं अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी कितने अंक का होता है? 5 अंक का। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतियो, यहीं से, संस्कृत वांग्यंश संस्कृते च आलोका सर्वत्र प्रसिद्धा। यहीं से संस्कृत वाणी और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दार्शनिको अत्र आगत। मुगल युवराज दार्शनिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रणाम माने भारतीय दर्शन शास्त्र का, अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत माने किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता भवत। वह उसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ, यत तेन उपनिषदाम अनुवादा फारसी भाषाएं करता। उन्होंने उस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में किया। तो यह वाराणसी से लिया गया है। पहला चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार करेंगे। फिर अथवा करके दिया हुआ है, ये प्रबुद्धो ग्रामीणों से लिया गया है। ठीक है, प्रबुद्धा ग्रामीणा से। एकदा बहुवा जना धूम्यानम आरोह नगरम प्रति गच्छत सम। एकदा एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन। उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक बैठे थे। मौन स्थितेषु तेसु एकः नागरिका ग्रामीण आकथेत। चुप रहने पर उनमें से एक नागरिक ग्रामीण की हंसी उड़ाते हुए बोला, ग्रामीण अद्य पूर्वतः अशिक्षितः अज्ञान चा सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेषां विकासा भवत ना चा भवित शक्नोत। ना उनका विकास हुआ है और ना ही भविष्य में होगा।
तस्य तदसम जलपरम श्रुत्वा कोऽपि चतुर ग्रामीण अब्रवीत। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर के कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिका भवान एवं किंचित ब्रवीत। भाई नागरी आप भी कुछ कहें। यतो ही क्योंकि भवान शिक्षिता बहुज्ञा चास्त, क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत जानकार हैं। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न। ये भी वैसे है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। ये भी 5 अंक का है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम। हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोदा बहुओं ही संत गगने सर्वे अपने तदिर्सा। आकाश में बहुत से बादल है कि सभी बरसते नहीं हैं। कुछ बादल वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिस जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत कहो। फिर अथवा करके यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई दुख का भागी ना हो। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। इसके बाद 25 नंबर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का है, तो ये खंड काव्य है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है 26 का क नंबर, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में। इसके बाद ख नंबर है, कवि का जीवन परिचय देते हैं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। भी 5 अंक का है, तुलसीदास, बिहारी, महाकवि सूरदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 27 नंबर है, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 अंक का है। 28 नंबर है, अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 अंक का है, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अंक का है, चंद्रशेखरा कासीत, चंद्रशेखरा एकः देशभक्ता आसीत, वीरा केन पूजता, वीरा वीरेण पूजते। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये निबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।